नमस्कार, दिलेर समाचार में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, पंडित प्रतीक चौधरी जी, जो प्रसिद्ध सितार वादक हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका दिलेर समाचार में। पंडित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सितार जो जाहिर सी बात है आपके दिल के इतना करीब होगा, इसकी जर्नी जो आपकी शुरुआत हुई वो कैसे और कब हुई? देखिए, ये जो जर्नी, सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरा जो जन्म हुआ एक सांगीतिक परिवार में हुआ। हमारे पिताजी पंडित देबू चौधरी जी पद्म भूषण अवार्डी भी हैं एंड ही इज़ द सीनियर मोस्ट वन ऑफ द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया लिविंग नाउ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में 85 इयर्स प्लस हैं। जी उनके बेटे के नाते जन्म हुआ। जी तो एक तरह से हर तरह से अब सितार इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में, माहौल शुरू से ही संगीत का था। हमें तो कभी कभार लगता है कि हमारे मदर के पेट से ही हम शायद म्यूज़िक के जो स्ट्रेन्स को, संगीत को सुन पाते थे। जी तो ये जन्म होने के बाद सबसे बड़ी बात है, हमें कभी फोर्स नहीं किया गया कि आपको संगीत ही लेना है। शायद यही कारण हो कि आज हम संगीतकार बने हैं। शायद हमें फोर्स करते तो कुछ और बनते हैं। स्कूलिंग, नॉर्मल स्कूलिंग हुआ, मॉडर्न स्कूल वसंत विहार दिल्ली में पढ़ाई हुई। हमने कॉमर्स भी लिया। करते करते जब बचपन से ही हमने पिताजी के साथ उठना बैठना शुरू किया और संगीत के माहौल में स्टूडेंट्स आते थे उनके घर में सीखने के लिए। जी तो आप कह सकते कि मेरा पहला जो कॉन्सर्ट है वो 4 साल की उम्र में था। 4 साल की उम्र में आपने सितार संभाल लिया था? छोटा एक सितार था हमारे पास जी जो रिकी राम एंड सन्स ने हमें दिया था। बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हैं दिल्ली में। जी तो हमारे प्री नर्सरी स्कूल में तो उन्होंने कहा कि वही जो उनके एनुअल फंक्शन होता है वहाँ पे बजाइए। तो हमने जन गण मन बजाया था, याद है, जब हम 4 साल के थे। तो उसके बाद सीखना, फॉर्मल एजुकेशन धीरे धीरे शुरू होता गया। मगर हमने कभी सीरियसली सोचा नहीं कि इसको लेना है एज ए करियर, क्योंकि पढ़ाई थी। एक बच्चे के अंदर बहुत सारे मन में दुविधाएं होती भी, आगे क्या करना है, इंटरेस्ट किस तरफ जाना है। तो हम धीरे धीरे 13-14 साल की उम्र से पिताजी के साथ तानपुरे में कंपनी करना बैठने लगे और देश विदेश में उनके साथ जाने भी लगे जी और सीखना भी चलता गया साथ साथ। जी फिर हमारा पहला जो ऑफिशियल, अगर कहें कि सबसे जो ओपनिंग कॉन्सर्ट हमारा मेन था, जी तब ये मैं बात कर रहा हूँ 1988 या 89 की। जी तब युवा महोत्सव होता था दिल्ली साहित्य कला परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज। तो हमने जो 18 साल की उम्र में, तभी हमने पहला अपना मेन जो कॉन्सर्ट लोगों के सामने हम आए। फिर कलकत्ते में गए, फिर सब लोगों ने सराहा, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुणीजनों का। साथ साथ स्कूलिंग, फिर पढ़ाई भी चलती रही। हमने पढ़ाई नहीं छोड़ा। फिर हमने कॉमर्स, हमने भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स किया। जी दिल्ली में कॉमर्स का एक अच्छा कॉलेज है। जी फिर हमने एक सोचा कि भी अगर हम खुद ही, हमारा जो परंपरा है अभी बताएंगे आपको, तो ख़ास बात जो है हमारे सितार में, कि हमारे सितार में अभी ये पर्दे देखते हैं, ये 17 पर्दे हैं। जी और ये जो घराना, एक ही दुनिया में घराना जो 17 पर्दे का सितार बजाता है। जी और ये पुरानी परंपरा जो मसीद सेन, जो तानसेन के फैमिली में थे, वो इस परंपरा को कायम रखते थे। एंड मसीद सेन वॉज रिलेटेड टू मियाँ तानसेन, जिनको हम द डॉन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मानते हैं। तो उनका जो घराना है वही हमारा घराना है, तानसेन का घराना। तानसेन का जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक घराना है उसका नाम है सेनिया घराना। तानसेन से बना सेनिया। सेनिया घराना की जो जयपुर सेनिया घराना के जो ब्रांच है, अलग अलग ब्रांचेस हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस हैं। उनका जो खास, जो उनकी जो शैली है कि उनके सितार में 17 पर्दे होते हैं। आजकल देखेंगे आप 18, 19, 20, 21, 22 पर्दे भी हो चुके हैं। लोगों ने बढ़ा लिए हैं, कलाकारों ने अपने स्टाइल के अनुरूप। पर हमने इसको नहीं छोड़ा। तो हमने वही परंपरा पुरानी रखी, मसीद सेन से जो चली आ रही थी, 17 पर्दे की परंपरा, सेनिया घराने के बाद खास जो शैली है। तो हमने सोचा, अगर मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स हम जो कर रहे थे,
करते करते हमें मन में लगा कि भाई अगर हम इस परंपरा को आगे खुद ही नहीं ले जाएंगे तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि दूसरा इंसान इसको जस्टिफाई करेगा। जी तब हमारे मन में लगा, तो हमने साथ साथ यहाँ पे एक संगीत शिरोमणि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में एक कोर्स है, डिप्लोमा हमने ज्वाइन किया। जी तो बीकॉम ऑनर्स किया, फिर संगीत शिरोमणि कोर्स डिप्लोमा साथ साथ किया। ऑन दैट बेसिस हमें मास्टर्स में एडमिशन मिला म्यूज़िक में। जी मास्टर्स हमने फिर गोल्ड मेडल मिला, हमने टॉप किया, संगीत शिरोमणि भी टॉप किया। जी फिर हमने एमफिल म्यूज़िक किया, वो भी टॉप किया। जी फिर पीएचडी भी किया यहाँ से फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी फिर वहाँ पे हम फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में लग भी गए, तो एज एन एडहॉक। तब बहुत पहले की बात 1998 में हम लगे थे जी एडहॉक के नाते। तो तब से लेके अभी 2021 साल चल रहा है। जी आई एम नाउ प्रोफेसर हियर, जी प्रमोशन करते करते। तो मगर मेन चीज़ है गाना बजाना, जिसको हम आगे ले जा रहे हैं। जी With your best wishes, I am also graded as a top class artist by All India Radio, जी as an outstanding class artist by Indian Council for Cultural Relations, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर हमारा कल्चर विंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड ऑल्सो एज एन आउटस्टैंडिंग क्लास आर्टिस्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जी इसके साथ साथ एकेडमिक्स को साथ रखना जी ये बड़ी एक मुश्किल विडम्बना है, बहुत मुश्किल बात है। ये दोनों चीज़ को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपको बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी सारे क्लासेस को आपको पढ़ाना पड़ेगा, जी एग्ज़ाम्स लेने पड़ेंगे, कोर्सेज सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, जी थियरी पढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पढ़ाना पड़ेगा। जी ये सब इट्स वेरी डिमांडिंग। पेपर सेट करना पड़ेगा, पेपर चेक करना पड़ेगा। जी उसके साथ साथ गाने बजाने का, जैसे हमारे पिताजी पंडित देबू चौधरी जी ने इस परंपरा को कायम रखा। ही वॉज द हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड देश के वन ऑफ द टॉप मोस्ट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया अलाइव नाउ। उन्होंने जो रखी, जी फिर हमें जो हमारी जो तालीम थी उनसे हम लेते रहे, आज भी ले रहे हैं। और उनके जो गुरुजी है उस्ताद मुश्ताक अली खान, जी उनको कहा जाता था कलाकारों के कलाकार, जी म्यूजिशियन। उनसे भी हमें सीखने का मौका मिला जो हम छोटे थे। जी तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े कलाकारों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे पिताजी इतने बड़े कलाकार, उनके गुरुजी उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब इतने बड़े कलाकार। जी तो ये जर्नी तब से लेके आज तक, और हम कोशिश किए कि और आगे बढ़ते रहे संगीत में और नई नई चीज़ पैदा करते रहे। जी जी पंडित जी, जैसे आपने बताया कि पंडित देबू चौधरी जी आपके पिताजी, अब जाहिर सी बात है वो आपके टीचर भी हैं, और टीचर जो होता है वो अपने बच्चे को मारने का भी हक रखता है, अपने स्टूडेंट को डांटने का भी हक रखता है। तो कभी ऐसा कुछ वाकया हुआ कि आपके पिताजी ने आपको डांटा हो या फिर मारा हो संगीत की वजह से? मैं समझता हूँ मारना या डांटना इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। जी जब तक आपको आपके जो टीचर स्ट्रिक्टली नहीं सिखाएंगे, जी गालियाँ पढ़ना, ये करना, मार खाना, तब तक आप रास्ते में नहीं आएंगे। जी क्या होता है अगर हम बहुत लाड प्यार दे देते हैं, अक्सर ये होता है कि हम लोग भटकने के हमारे चांसेस बहुत होते हैं। जी जितना लाड प्यार दिया जाता है, जी लाड प्यार तो होता ही है, जी मगर स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है बच्चों के साथ ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव स्टेज। अगर उनको आपको सही दिशा दिखानी है जी तो बहुत डांट, आज भी डांट पड़ती है। आप क्या बात कर रहे हैं, बच्चों की बचपन छोड़ दीजिए, यानी आज भी गालियाँ आज पड़ती हैं। आज भी प्रतीक जी जो है, पंडित प्रतीक जी जो है वो बच्चे ही हैं, आज भी डांट खाते उनके लिए हम बच्चे ही हैं। जी बाप फादर के लिए तो वही बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा ही हो गया अभी तो। मगर ये एक आशीर्वाद है, ये हमें सही रास्ते में ले जाने के लिए बहुत बहुत कारगर है, बहुत हेल्प करता है। और पंडित ज़रूरी जी आपने जो बात बताई वो हमारे और आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आपको डांट पड़ रही है तो वही आपको राह पर लेकर जाएगी। बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि आपको सही रास्ते में, जैसे मान लीजिए हम लोग ये खूंटियाँ हैं, जी अपनी सही जगह पे सुर में नहीं है, जी तो हम इसको सुर करने के लिए हिलाना पड़ता है। जी 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 अब तबला देखते हैं, जी तबले में लोग हथौड़ी क्यों मारते हैं? क्योंकि वो सही सुर में आए, वो बेसुरा था। बिल्कुल तो जब इंसान बेसुरा हो जाता है,
तो सही सुर में आने के लिए हथौड़ी से मार के अपनी जगह में लाना पड़ता है, अपनी जगह पे आओ। बिल्कुल जी। प्रतीक जी, आपने काफ़ी कॉन्सर्ट जो है किए हैं, कुछ ऐसा रहा है कॉन्सर्ट में जो आपके लिए यादगार रहा हो? कोई एक ऐसा खास पल? कुछ तो हमें लगता है, वैसे तो अभी अचानक याद नहीं आ रहा है, मगर ऐसे वाक़या ऐसे भी हुए हैं। जैसे हम हमारे पिताजी के साथ एक बार बजाने गए थे जापान में। ओकिनावा एक आइलैंड है, ओकिनावा में बहुत सूखा पड़ा हुआ था। जी तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि आपके ऐसे तो राग होते हैं, मेलोडीज यू हैव, जो बारिश ला सकते हैं। और उस दिन का न्यूज़ था कि 15 दिन बाद बारिश आएगी। ड्रॉट पड़ा हुआ था ओकिनावा में, जापान में। तो पिताजी और हमने अनाउंस किया कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा मल्हार बजाने की, मल्हार ग्रुप ऑफ राग जो होते हैं वो बारिश लाने की कोशिश करते हैं। इफ़ इट रेन्स गिव अस द क्रेडिट, इफ इट डज नॉट रेन डोंट ब्लेम अस, बट वी विल ट्राई। तो मियाँ मल्हार हमने बजाया था। इंटरमिशन हुआ, ऑर्गेनाइज़र, हम लोग ग्रीन रूम में गए पीछे अगले हाफ की तैयारी करने के लिए। ऑर्गेनाइज़र बाहर से दौड़े दौड़े आए, पंडित जी बाहर बारिश शुरू हो गई है। तो अगले दिन पूरा न्यूज़पेपर में सारा कुछ फोटोग्राफ था कि बारिश शुरू हो गई है और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैन ब्रिंग रेन। तो ये इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, आई कैन से। और इससे, मगर इस संगीत में ये शक्ति है कि अगर सच्चाई में रहो, स्वरों की सच्चाई में रहो, तो बारिश ला सकता है ये संगीत। अगर स्वरों की, राग की सच्चाई में रहो, बिकॉज मल्हार राग में ऐसे स्वर लगे हैं कि आपको लगता है कि वही फीलिंग आता है कि हाँ घरघोर घटाएं आ रही हैं। और ये एग्जाम्पल दिया हमारे साथ 2 बार और हुआ। एक पीएस के ऑडिटोरियम लक्ष्मी नगर दिल्ली में है, वहाँ हमारा कॉन्सर्ट था। तो दिल्ली शायद जून का आखिरी था, 28 या 29, और दिल्ली में शायद 10 दिन बाद बारिश का वहाँ पे फोरकास्ट था। तो हमने मियाँ मल्हार बजाया, यही बात कह के कि हम कोशिश करते हैं। बजाना ख़त्म हुआ गया, हम फिर निकले। तो जब हॉल से निकले, उसी एरिया में बूंदाबांदी शुरू हुई और 4 दिन मूसलाधार वर्षा जिसे कहते हैं होते रही। वहीं ऐसे शुरू होते के फिर पूरे जगह दिल्ली में आसपास हुई। अगेन इट मे बी अ कोइंसिडेंस, आई एम सेइंग, आई डोंट क्लेम दैट आई कैन ब्रिंग रेन, मगर इस संगीत में ये शक्ति है जो ला सकता है। प्रतीक जी, एक सवाल जो है पंडित जी मेरा ये है कि आजकल देखा जाए तो म्यूज़िक जो है एक अलग दिशा में जा रहा है। लोग हिप हॉप की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। देखा जाए तो एक शांति की बात करें, कहीं पर वो म्यूज़िक से जो है वो लोग दूर जा रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो संगीत क्या है, ये एक साइकिल है। ऐसे मान लीजिए गोल साइकिल है। आप लोग जैसे पैंट का फैशन था, पहले देखते थे बहुत बैगीज था, ठीक है, बैगी से धीरे धीरे फिर ड्रेन पाइप हुआ पैंट्स में एकदम चिपके हुए, फिर धीरे धीरे आप बैगीज हो रहे। तो क्या है, फैशन बदलता जा रहा है। तो ये दौर है, ऐसे घूमते घूमते ये दौर, जैसे हम लोग फिर से आप वापस देखें क्लासिकल म्यूजिक का दौर आएगा, क्योंकि हमें जो देख रहे हैं, लोग देखते थे कब लोग ऊब जाते हैं। बिकॉज ये संगीत ऐसा है जो आपको रुला सकता है, ये संगीत आपको हंसा सकता है, ये संगीत आपको शांति दे सकता है, ये संगीत आपको एक्साइट कर सकता है। ये सब रस की बात कर रहा हूँ। किसी भी दुनिया में एक पीस में एक, जैसे आप गाना सुनते हैं, इतने सारे रस आपको मिलेंगे एक जगह पे कि यू फील एक्साइटेड, यू फील लाइक क्राइंग, यू फील लाइक सैड, यू फील लाइक सॉम्बर, यू फील हैप्पी। एक गाने में नहीं मिलेगा सारी चीज़ें, एक राग में आपको मिल सकता है ये सारी चीज़ें। इतनी बड़ी बात है राग की शक्ति। हम लोग इस बात को जानते नहीं कि राग की शक्ति क्या है। जब बाहर वाला इंसान किसी को ग्रैमी देता है, किसी कलाकार को, हम तब उनकी इज्जत करते हैं। हमारे घर पे सोना पड़ा हुआ है, हम इस बात को पहचान ही नहीं पा रहे। तो इस राग को पहचाने, इसको इज्जत दें, और इसकी शक्ति है। और यंगस्टर्स क्या है, इम्प्रेशनेबल है। आप जो दिखाएंगे वो देखेंगे। आप देख रहे हैं कि हीरो गिटार लेके गिटार बजा रहा है फिल्म में, तो वो सोचेगा हाँ मैं भी यही करूँगा। तो इसमें हमारे आप लोगों को और विजुअल प्लस हमारा जो प्रिंट मीडिया में बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कल्चर, इंडियन कल्चर क्या है, जिसके लिए हमारा देश बाहर जाना जाता है। किसके लिए? हमारे पॉप म्यूज़िक के लिए नहीं जाना जाता है हमारा देश, या हमारे फैशन शोज़ के लिए जो जाना जाता है देश, जिसको यहाँ पे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमारे कल्चर के लिए जाना जाता है। कल्चर में सबसे
उत्कृष्ट सबसे ऊपर है हमारा क्लासिकल म्यूजिक। तो उसी को दुख की बात है, हम लोग नीचे ले जा रहे हैं। तो इसमें मान ली कोई मेन जो न्यूज़पेपर डेलीज आते हैं, 4-4 पेज स्पोर्ट्स के दिए जाते हैं। अगर भारत हारता भी है तो बड़े बड़े हारफों में उनके फोटोज आते हैं कैप्टन्स के, या जो भी अभी देखो हार गए। कभी एक कॉलम भी देखा है म्यूजिक के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर? नहीं देखा। कितनी दुख की बात है, जिस देश को दुनिया मानती है कल्चर के लिए, हम उसको पीछे धकेल रहे हैं। तो क्रिकेट तो कुछ देश खेलते हैं, बॉलीवुड म्यूजिक भी हिंदी लैंग्वेज का बैरियर है, मगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में कौन सा बैरियर है? ये हमारे क्लासिकल, इवन तो विदेशी लोग इसको इतना पसंद करते हैं, जो हमारे वहाँ से लोग पागल होकर ये सीखना चाहते हैं। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। देखिए हमारे कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है विदेश में, इस सिलसिले में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। हमारा बैंड है फ्यूजन का, सितार एक्सेसी, सितार्स ऑफ इंडिया, क्लासिकल के साथ सब कुछ चलता है। फ्यूजन क्या है, एक डेजर्ट की तरह है, क्लासिकल म्यूज़िक हमारा मेन कोर्स है। तो उसमें एक आर्टिस्ट, एक लड़का है जो बेस गिटार बजाते हैं, तो वो मेरे पास सितार सीखने आए हैं शुरू में। मैंने कहा क्यों सीखना चाहते हो आप, तो भाई गिटार बजा रहे हो, क्यों सीखना चाहते हो? नहीं सर, नहीं गुरुजी, मैं फ्रांस में गया था, तो मुझे वहाँ पे लोगों ने बोला कि आप क्या करते हो, यू सीम टू बी एन इंडियन म्यूजिशियन। तो हमने उनको कहा, मतलब उन्होंने उनको कहा कि आई प्ले द गिटार। तो उन्होंने बोला कौन सी बड़ी बात है, हमारे देश में तो सब यही कर रहे हैं, आपका कल्चर इतना अच्छा है, म्यूज़िक इतना अच्छा है, जिसके लिए हम पागल हो रहे हैं। हम लोग दौड़ दौड़ के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके। आप इस सब चीज़ को ये सब कर रहे आ रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे सारे कर रहे हैं। आपके देश के कल्चर के बारे में आप क्या जानते हो, म्यूज़िक इतना रिच है, आप क्या जानते हो? तो कुछ नहीं बोला। तो वापस आया कि मुझे सितार सीखना है। तभी इस बात को हम कहते हैं कि आप विदेश में जाओगे, आपको इज्जत वो इंसान तभी देगा जब आप अपने खुद के कल्चर को पहले जानोगे, फिर दूसरों के कल्चर को आप जानने की कोशिश करो। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर ओन कल्चर, एंड देन ओनली यू विल गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है, मतलब इट हैज़ गॉट ऑल द इफेक्ट्स इन वन रागा। आजकल तो म्यूज़िक थेरेपी की बहुत बातें हो रही हैं, और अमेरिका में काफ़ी हॉस्पिटल्स में राग दिए जा रहे हैं एनेस्थीसिया की जगह, और ट्रीटमेंट चल रही है, इस राग से ये क्योर हो रहा है, इस राग से ये क्योर हो रहा है। हम लोग क्या इस चीज़ की वैल्यू समझ रहे नहीं है, हम लोग वेस्ट और दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। अब भागिए, मगर उनकी अच्छी चीज़ों को लीजिए। आप देखते हैं ये पॉप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक होते हैं जो अपना गिटार तोड़ देते हैं स्टेज पे। सरस्वती माँ जिनको, जो उनको ब्रेड एंड बटर एजुकेशन सब कुछ, जो विद्या की देवी है, गिटार तोड़ देते हैं, और उसके बाद ड्रग्स लेके, गांजा आशीष सब लेके वो लोग गाते बजाते हैं। तो ये हमें, हमारे संगीत में कोई एक्सटर्नल ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल म्यूज़िक इटसेल्फ इज़ अ ड्रग, इट्स अ ड्रग बाय इटसेल्फ। एक नशा उसका खुद का अपना है, हमें कोई एक्सटर्नल ड्रग्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस तरह से। इसलिए मेरा सब युवाओं के लिए ये पैगाम है, ये मैसेज है कि आप अपने कल्चर को पहले सीखिए, पहले जानिए, आप देखेंगे कितना मज़ा है इसको सीखने में। मज़ा है, मतलब जब बजाएंगे आप, यू कैन प्ले गिटार, ड्रम्स, एनीथिंग यू वांट, आई डोंट माइंड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन कल्चर। ये काफ़ी अच्छा मैसेज पंडित जी ने दिया है। जाहिर सी बात है, अपने देश में जो संगीत है सबसे पहले उसे सीखना, उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पंडित जी, एक और जो हमें आपके बारे में जानकारी मिली है वो ये कि आपके हाथ जो हैं सितार पर बिजली से ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। तो अब ये तो मैं नहीं जानता, ये तो लोग बोलेंगे जी। हम कोशिश करते हैं। हमने कभी कभार एक जगह दिखाया भी था, हमें कितने कभी किसी ने मुझे बोला था, मुझे याद नहीं, वो 1 सेकंड में आप कितने नोट्स बजा सकते हैं। हमने कभी काउंट नहीं किया। हमने कहा चलो टैप करके दिखाइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। कोशिश करके, एक कॉन्सर्ट था तो उन्होंने सेकंड के साथ टैप किया था, तो हमने देखा 21 स्वर हो गए 1 सेकंड में, 21 नोट्स इन 1 सेकंड। तो उन्होंने कहा आप गिनीज बुक में क्यों नहीं देते इस बात को कि यू आर वन ऑफ द फास्टेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इन द होल वर्ल्ड।
मैंने कहा कभी मैंने सोचा नहीं है, मगर मैं करके दिखाता हूँ चीज़ को, तो लोगों को अच्छा लगता है। स्पीड भी होना चाहिए, तैयारी के साथ साथ सुर भी होना चाहिए। उतना ही इम्पोर्टेंट है कि गाना बजाना क्या है, जब तक आप दुश्मन का भी सर ना हिला दो, वाह, बोलने पे मजबूर ना करो। गाना बजाना वो गाना बजाना नहीं होता है, वो होता है जो दुश्मन का भी सर हिला दे। तो सुर भी उतना होना चाहिए, दिल को छूना चाहिए गाना बजाना। तो स्वर भी कहते हैं, हमारे दादा गुरु जी उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब जी कहते थे कि स्वर है ईश्वर, लय है ज्ञान, तन ही पथ है। जब ताने जो लेते हैं वो पथ दिखाते हैं राग में कैसे चलना है। रूप है ध्यान, राग के रूप को हम ध्यान करके गाते या बजाते हैं। तो स्वर को हम ईश्वर भगवान मानते हैं। एक सच्चा स्वर लगाए तो रोटे खड़े हो जाते हैं, तो दैट उस ऑल माइटी का वो दर्शन करा सकता है भगवान को। हम लोग भजन क्यों करते हैं? बिकॉज म्यूजिक इज द नियरेस्ट मीडियम टू रीच गॉड। तो ये सच्चाई, हम लोग उस सच्चे स्वर के पीछे ही भगते हैं। तो स्वर को भी आप पूजो, उतना ही शांति दो अपने बजाने में। हम अपने स्टाइल में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं स्वर की पूजा होगी, आलाप में उतनी ही शांति दे। ध्रुपद स्टाइल का आलाप, ये ध्रुपद स्वर को जैसे खटका मुड़ के हम अवॉइड करते हैं जहाँ तक पॉसिबल। ये ध्रुपद कहता है भाई आप इसको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर ताल की बात है, ताल पक्ष में भी हमने कोशिश की नई नई सोच। इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल ताल, जैसे मस्जिद खानीगत विलंबित 3 ताल में होता है, रजा खानीगत 2-3 ताल, ये सब बजाते हुए रूपक, झपताल, एक ताल और भी ताल, बहुत सारे आड़ा चौताल बजाते हुए स्टैंडर्ड ताल्स के बाद हम लोग कोशिश करते कि हम रेयर ताला इसको भी बजाएं, जैसे 8.5 मात्रा। अभी हमने 5.25 मात्रा का एक ताल बनाया, संकट मोचन फेस्टिवल में इसका विमोचन पहली बार बजाया है इसको। तो उसका नाम दिया हनुमंत ताल, क्योंकि हनुमान जी की जगह है बनारस में संकट मोचन मंदिर। 5.25 मात्रा का ताल है। फिर 5.5 ही बजाए, 5.25 मात्रा ताल अभी हमने कलकत्ते में बजाया है, फिर दिल्ली में बजाया है। 4.25 मात्रा ताल बजाया, 7.5 मात्रा ताल बजाया, 8.5 तो बताइए, 9 तो 10-11 तो होते ही रहते हैं। तो ये भी साथ साथ फिर दूसरी हम कोशिश करते हैं कि भाई उपज को स्ट्रांग करें। उपज मीन्स ऑन द स्पॉट। अगर मान लीजिए तिहाई, एक चीज़ को हम 3 बार बोल के फर्स्ट बीट ऑफ द साइकिल ताल के उसमें आते हैं। तो कभी कभार उपज मीन्स ऑन द स्पॉट कंपोज करना। हम ऑडियंस से पूछते बताइए कहाँ से तिहाई लेनी है, जहाँ से आप बोले वहीं से लेंगे। बड़ी मुश्किल बात है, नाक भी कट सकती है अगर आप सम पे नहीं आए। सम मतलब तो फर्स्ट बीट ऑफ द ताल। फिर कभी कभार जानबूझ के सम के बाद उसको अतीत कहते हैं, जानबूझ के सम के पहले उसको अनागत कहते हैं। तो ऑडियंस से पूछते हैं कई बार बताइए कहाँ से लेना है, सम के बाद आएंगे आप, सम के पहले आएंगे। फिर बोलते भाई सेंटेंस बताइए, उसी सेंटेंस की हम तैयारी करेंगे जहाँ से आप बोलोगे। जी जी, यानी ये अपने में ही काफ़ी मतलब बड़ी बात है। बिल्कुल, जब वो कहते हैं मुश्किल मेहनत बहुत है। अब आज आप उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं जो आपको अपने जीवन में चाहिए था। ऐसी बात नहीं है, मुकाम देखिए कोई नहीं है। हम गाना बजाना का क्या है, कभी हम बोल नहीं सकते कि हम सीख चुके हैं। जी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अगर कोई अगर आप जानना चाहते हैं उसको आता है नहीं आता है, यू आस्क हिम और हर कि डू यू नो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अगर बोलता हाँ मुझे आता है, आप जानते तो कुछ नहीं आता। जी। एक अपार सागर है। आप लहरें कहाँ देखते हैं? किनारों में देखते हैं ना सागर के। जो किनारों में होते हैं बहुत भुदकते हैं, एम्प्टी वेसल्स साउंडिंग अलॉट कहावत जैसे कि हमें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग एंड गो डीप इनसाइड, नॉलेज क्या है? सागर में आप गहराई में गए, पूरा शांत है। दैट इज नॉलेज, दैट मेक्स यू मोर कामर कि हमें कुछ नहीं आता। हमारे पिताजी भी इतने बड़े कलाकार आज आके कहते मुझे कुछ नहीं आता। तो वो क्या है, जितना आप सीखोगे लगता है यू फील लॉस्ट। इतना बड़ा फील्ड है। तो इसमें जब तक टिल द डे यू डाई, इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग अ BCom और एन MBA और एन CA और हमारे नौकरी लग गई, कहीं कुछ हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई। यहाँ पे टिल द डे यू डाई यू हैव गॉट टू लर्न फ्रॉम योर गुरु। एक अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य और एक अच्छे शिष्य को अच्छा गुरु बड़े संजोग से मिलता है। जहाँ वो संजोग होता है वहाँ वो कलाकार होकर निकलता है। पंडित जी धन्यवाद दिलेर समाचार को अपना समय देने के लिए। आज हम यहाँ से बहुत कुछ सीख कर भी जा रहे हैं और आपसे भी कई ऐसे बच्चे होंगे, कई हमारे देश में ऐसे युवा होंगे जो प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलेर समाचार में आपका समय। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने याद किया। और आप सब जो हमारे दर्शक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है कहीं मुलाकात हो आपके साथ स्टेज में या ऑडियंस में, आप सुनने आए हमें और अच्छा लगेगा। आप जो बताएंगे आपने हमें यहाँ देखा था।
ये भी एक अच्छी बात होगी। और मैं दिलेर समाचार को भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूँ कि आप अच्छे अच्छे कलाकारों को आप इंटरव्यू करें और उनको सामने लाएं और हमारे देश के कल्चर को और बढ़ावा दें।